हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो गए। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आपका 29 तारीख से होने वाला है, समझे। पहला दिन आपका मेथड का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद C8, फिर C9, फिर C10, 11 और फिर आपका जो इंटर्नशिप जो होता है EPC, ये सब के एग्ज़ाम होगा, समझे। देखिए, आज हम कोर्स 8 का जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है उसका मैराथन वीडियो लेकर आया, समझिए। देखिए, मैराथन वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो चीज़ आपको बताएंगे। और देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए पूरा पेपर का बहुत कम में आपको मिल जाएगा, समझे। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके, समझे, ले सकते हैं नोट्स। पे करना होगा, पे करके नोट्स आपको मिल जाएगा 9576002401 पर, समझे। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, समझे। अब देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं कि मैराथन वीडियो में आपका पूरा पाँचों, क्योंकि आप जानते हैं C8 जो नॉलेज एंड करिकुलम होता है आपका 5 यूनिट रहता है, 10 क्वेश्चन रहेगा उसमें से, और प्रत्येक यूनिट में से आपको 5-5 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। यानी 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन रहता है प्रत्येक यूनिट में। तो मैराथन वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपका एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन को संक्षिप्त में हो जाए, समझे। यानी एक ही वीडियो में आप 1 घंटा का वीडियो होगा, इसमें आपका एक ही घंटा में क्या होगा, पूरा वीडियो आ जाएगा, समझे। देखिए, एक और चीज़ आपको हम बताते हैं कि इसमें हम पैटर्न आपको बताएंगे कि आप कौन कौन क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसको जोड़ के आप लिख सकते हैं, समझे। एग्ज़ाम में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, याद रखिएगा एक चीज़, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, उसको को रिलेट करके जैसे भी जोड़ के पाँचों क्वेश्चन को आपको लिख के आना है, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पहला यूनिट है आपका, पहला यूनिट में आपका ज्ञान से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। ज्ञान से एक रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसलिए आपको ज्ञान अच्छा से पढ़ लेना है, समझे। और दूसरा एक ज्ञान का पहलू करवाएंगे, समझे, जो बहुत भी है। फिर एक ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, समझे। 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में कराएंगे, ये देख लीजिएगा। ज्ञान के पहलू को भी समझाएंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इसमें सारा आंसर मिल जाएगा। ये वाला जो PDF है, समझे। लिखा है इंट्रोडक्शन में कि हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। देखिए, शिक्षा का सबसे, कोई भी शिक्षा प्रणाली में आप जाइएगा उसका प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञान प्रदान करना, समझे। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है, और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। यानी जो मनन चिंतन के द्वारा क्या करता है, करके, और ज्ञान को क्या करता है, प्राप्त करता है। हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त क्रिया का आधार, समस्त शिक्षा का आधार है। जितना भी शिक्षा प्रणाली है सबका आधार कौन है, ज्ञान है। अर्थात जितने भी शिक्षा प्रणाली है उसका आधार क्या है, ज्ञान है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। एकदम सही बात है। ज्ञान क्या है, आपको कितनों मिल जाएगा, फिर कहिएगा और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त। देखिए, कोई मैट्रिक कर लेता है, इंटर करते हैं, इंटर के बाद फिर कहता है ग्रेजुएशन करेंगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद होता है PG करेंगे, PhD BEd करेंगे, मेट्रिक। मतलब ज्ञान क्या है कि पैसा की तरह मनुष्य को जितना प्राप्त होता है उसे ज़्यादा पाने की इच्छा करता है, समझे। अब देखते हैं ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा है, ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव से माना जाता है। अर्थात किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान कहलाता है, समझे। हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप। संश्लेषणात्मक मतलब होता है कि उसे तोड़ तोड़ कर, विश्लेषण मतलब संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक रूप को होता है। देखिए, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर ज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला, सुकरात के अनुसार कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। यानी कह रहा है ज्ञान क्या है, एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य क्या किया जाता है, किया जा सकता है। दूसरा है, कार्ल स्वेबी के अनुसार क्रिया करने की क्षमता ही क्या है, ज्ञान है। अब में ज्ञान आ जाएगा तो कोई एक्टिविटी आप जल्दी करने लगिएगा। तीसरा है, भारतीय दार्शनिक के अनुसार कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को सर्वांगीण विकास करता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब आते हैं प्लेटो के अनुसार कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही क्या है, सच्चा ज्ञान। अब देखते हैं स्पेंजर के अनुसार
कि वास्तविक जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। रसेल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। अब देखते हैं उपयुक्त परिभाषा से ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित बातें सामने आती है। पहला है, ज्ञान वह है जो सत्य है। ज्ञान हमें अनुशासित करता है। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है, यानी ज्ञाता जो ज्ञान जो प्राप्त करता है उसमें उसको विश्वास रहता है। आगे है कि ज्ञान अज्ञानता पर अंधविश्वासों को दूर करता है, यानी ज्ञान अज्ञानता पर क्या करता है, अंधविश्वासों को क्या करता है, दूर करता है। समझो। अब देखते हैं ज्ञान की प्रकृति या विशेषता। ज्ञान की निम्नलिखित प्रकृति या विशेषता है। पहला, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान शक्ति होती है। शक्ति करने का मतलब आप में एक कुछ काम करने का पावर आ जाएगा। समझे। ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता, कब ज्ञान आपका समाप्त नहीं होगा। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव जरूरी है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, इसमें ज्ञात और अज्ञात सभी ज्ञान समाहित होते हैं। कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके लिए ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी, अर्थात ज्ञान पैसे की तरह होता है, कोई इससे संतुष्ट नहीं है। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है। सत्यता, साक्ष्य और विचार। सत्यता का नाम ही क्या है, ज्ञान है। ज्ञान का स्रोत क्या है, सूचना है। ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है। ज्ञान बहुआयामी होता है, इसमें चिंतन, अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान की उत्पत्ति निरंतर होते रहता है। अब आते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, समस्याओं के समाधान के रूप में। हम जानते हैं कि ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही इन समस्याओं को समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत विकास। लिखा है कि ज्ञान का उद्देश्य ये भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के सभी आयामों जैसे भाषा, कौशल, व्यवहार और वृत्तीय भी क्षमता आदि को विकसित करना ज्ञान का मूलभूत उद्देश्य है। अब आते हैं आगे हम लोग, किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक। ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि यह किसी घटना और परिस्थिति के समझने में सहायक होता है। अगला है, सूचनाओं को निश्चित आकार देना। लिखा है, ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सूचनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती है, अतः ज्ञान ही इन बिखरी सूचनाओं को सही एवं निश्चित रूप प्रदान करता है। अगला है, किसी घटना या का व्याख्या करना। लिखा है, हम जानते हैं कि ज्ञान कोई घटना का व्याख्या करता है। ज्ञान के ही माध्यम से कोई भी जटिलता की व्याख्या की जा सकती है। अब है उपयुक्त क्षमता का विकास करना। लिखा है, किसी भी क्रिया को उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। अगला है मानसिक क्षमता का विकास। लिखा है, ज्ञान हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है जिससे हमारी बुद्धि की सहायता से मानसिक क्षमता जैसे तर्क, विश्लेषण, चिंतन आदि का विकास होता है। आगे है समाज का विकास। लिखा है, समाज का समुचित विकास ज्ञान का ही उद्देश्य है। अब आते हैं हम लोग ज्ञान के स्रोत में। लिखा है, हम जानते हैं कि कोई भी प्राणी अपने वातावरण से धीरे धीरे स्वतः ही अपने आसपास के संसार, मूर्त अमूर्त अवधारणाएं एवं विचारों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्ञान को प्राप्त करने के कुछ स्रोत निम्नलिखित है। पहला, इंद्रिय अनुभव। लिखा है, हम जानते हैं कि हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इंद्रिय अनुभव है। हम जानते हैं कि मानव के पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ है। मानव के जो इंद्रियाँ है, ज्ञानेंद्रियाँ नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ है। मानव इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय अनुभव से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है तथा इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्राप्त करने की प्राथमिक वास्तविक साधन है। अब आते हैं हम लोग, लिखा भी है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और अद्वैत वेदांत में भी इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना गया है। अब आते हैं तर्क, चिंतन एवं बुद्धि। लिखा है, हम जानते हैं कि मानव कोई भी विषय वस्तु पर बुद्धि का प्रयोग करके तर्क चिंतन के माध्यम से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात कोई भी मानव बुद्धि के सहारे तर्क एवं चिंतन करता है और इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त करता है। अगला है परंपराओं एवं कथाओं से प्राप्त ज्ञान। लिखा है
मानव परंपराओं एवं कथाओं से भी ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन यह ज्ञान प्रामाणिक नहीं, मतलब प्रमाणिक नहीं माना जाता है, यानी ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, समझे। प्रमाणिक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं होता है। इस ज्ञान कहने का मतलब हुआ जो कथा से सुनेगा, उसका कोई अब कथा सुने, उसका जब तक फैक्ट नहीं होगा तब तक उसको ऑथेंटिक आप नहीं मान सकते, समझे। इस ज्ञान के अंतर्गत जादू, टोने, टोटके, अंधविश्वास आदि आते हैं। अगला, इंटरनेट से प्राप्त सामग्री। लिखा, वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से विज्ञान प्राप्त हो रहा है। इंटरनेट के प्राप्त सभी प्रकार के ज्ञान को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार सूचनाएं सही नहीं होती है। इसीलिए इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान के स्रोत को सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद ही प्रमाणिक बनाया जा सकता है। अगला है अनुभव आधारित ज्ञान। लेकिन हम जानते हैं कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? यानी कहने का मतलब हुआ, आगे है आपका अनुभव आधारित ज्ञान हो गया। अब हम लोग आते हैं अंतर्दृष्टि ज्ञान। लिखा है, अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान अचानक होता है। जस्टवादियों मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि के प्रमुख ज्ञान का स्रोत बताया था। ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति में परिस्थितियों एवं बुद्धि का उचित मिश्रण होता है तथा यह एकाएक उत्पन्न होता है। इस स्रोत से प्राप्त ज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण आर्किमिडीज का सिद्धांत है, समझे। अब आते हैं हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया, और इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया से भी ज्ञान प्राप्त होता है। समाज में मिले, फिर अंतर्राष्ट्रीय जाइएगा कहीं पे तो वहाँ से भी होगा। अब ज्ञान प्राप्त करने की विधि कौन कौन है? तो पहला इंद्रिय अनुभव ज्ञान। लिखा है, इंद्रिय अनुभव ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। लिखा, अवलोकन विधि द्वारा प्रकृति के बाहरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और इससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है आपका, इसी में है, प्रसिद्ध प्रकृतिवादी रूसो का कहना है कि बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका प्रकृति है तथा बालक को प्रकृति की गोद में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। अगला, करके सीखना या क्रियात्मक ज्ञान। लेकिन करके सीखना विज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि है। बालक या व्यक्ति इस विधि से स्वयं के प्रयास से ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला, अनुभव से सीखना। अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। मनुष्य अनुभव द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द मैन। अगला है प्रयोग विधि। लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग विधि का योगदान महत्वपूर्ण है। इस विधि का विकास जॉन डेवी ने किया था। इस विधि को सामान्यतः समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। इस विधि के 5 पद होते हैं: समस्या की अनुभूति या जानकारी, समस्या का विश्लेषण, समस्या के समाधान हेतु उपकल्पनाओं का निर्माण करना, उपकल्पनाओं का परीक्षण, उपकल्पनाओं का समस्या समाधान के लिए स्वीकार करना। अगला है संवाद विधि। इस विधि का विकास प्लेटो ने किया था। इस विधि के 2 व्यक्तियों के मध्य संवाद के द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। यह विधि ज्ञान प्राप्त करने की खोज विधि है। आगे है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का विकास सुकरात ने किया था। इस प्रश्नोत्तर विधि के 2 रूप है, आगमन और समस्या समाधान। आते हैं तर्क विधि। तर्क विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विधियां मानी जाती है, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, और निगमन विधि। आगमन विधि का आप लोग जान ही रहे हैं, खोज किसने किया था? कि अरस्तु ने। आते हैं अब एकाग्रता एवं ध्यान, यानी कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। इस विधि को स्वामी विवेकानंद ने बहुत महत्व दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एकाग्रता की शक्ति ज्ञान को संचित भंडार की एकमात्र पूंजी है। अब आते हैं ज्ञान का महत्व। लिखा है, हम जानते हैं कि ज्ञान चुम्बक के भांति होता है जो आसपास की सूचनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। बालक में ज्ञान अर्जन की यात्रा इस संसार में आने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है। नवजात सर्वप्रथम 3 इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान के निम्नलिखित महत्व है। ज्ञान ही वह ईंधन है जो मानव जीवन को संचालित करता है। ज्ञान ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है। ज्ञान से ही हम भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत को समझ सकते हैं। ज्ञान वह शक्ति है जिससे हम अपने आप को जानते हैं। ज्ञान से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। ज्ञान मस्तिष्क का ईंधन कहा जाता है। ज्ञान से ही मनुष्य की मानसिक शक्ति जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास होता है। वर्तमान समय में शिक्षा का आधार ज्ञान ही है। ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का उल्लेख करता है। ज्ञान व्यक्ति और सूचना के बीच कड़ी का काम करता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता है।
ज्ञान शिक्षा और अनुभव के माध्यम से प्राप्त जानकारी एवं कौशल है। ज्ञान समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान जीवन के हर पहलू में उपयोगी है, अर्थात हमारे पास जितना अधिक ज्ञान होगा तो हमारे पास उतना ही अधिक शक्ति है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है। तो ये आपका ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें आप अति जोड़ लीजिएगा। इसमें आगे था आपका यहाँ पर निष्कर्ष आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं, समझे। यहाँ पर आपका निष्कर्ष है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान धन की तरह होता है, जितना मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। और वर्तमान समय में ज्ञान का बहुत बढ़ गया है। तो वर्तमान समय बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली होने के कारण शिक्षा का मुख्य आधार अब ज्ञान हो गया है। अब इसे जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन घुमा घुमाया कैसे आता है वो भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन आपका रहेगा ज्ञान के विविध विशिष्ट पक्ष या पहलुओं को बताते हुए उनके बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। या इसमें देखिए, इसमें जो आता है आपका कौन कौन ज्ञान आता है, ऐसे भी इसमें पूछा जा सकता है कि स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान के बारे में बताइए, या आपका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताइए। कोई भी पूछा जा सकता है। इसको हम पूरा पढ़ा देते हैं, आपको जो पूछेगा उसको लिख दीजिएगा, समझे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, ज्ञान के विविध विशिष्ट पक्ष या पहलू, एकदम VVI क्वेश्चन है। लिखा है, हम जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त शिक्षा का आधार है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है, और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। अब आते हैं विशिष्ट पहलू और संबंधों। चलिए, पहला है स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान। लिखा है लोकल लैंग्वेज एंड यूनिवर्सल लैंग्वेज। दूसरा है आपका मूर्त एवं अमूर्त ज्ञान, कंक्रीट एवं अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। तीसरा है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। संदर्भगत ज्ञान एवं शाब्दिक ज्ञान यानी कंसेप्चुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज। विद्यालय ज्ञान एवं महाविद्यालय ज्ञान, स्कूल नॉलेज एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। समझे, इसमें से अलग अलग भी आपका पूछा जा सकता है, या आपका विशिष्ट पहलू देखेगा तो सबको आप थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान। देखिए, स्थानीय मतलब लोकल लैंग्वेज होता है जो हमारे अगल बगल का है। सार्वभौमिक जो विश्व स्तर पर ज्ञान होता है। समझे, लिखा है स्थानीय ज्ञान के बारे में, जैसे ही पूछेगा ना स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान है तो थोड़ा नॉलेज के बारे में लिख लीजिएगा, ज्ञान के बारे में, फिर उसके बाद स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान का वर्णन कर दीजिएगा। समझे, क्वेश्चन है स्थानीय ज्ञान में कि स्थानीय ज्ञान शहरी एवं ग्रामीण लोगों की मानवीय बौद्धिक संप्रदाय है, जिसका प्रयोग वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने में प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि जो स्थानीय ज्ञान होता है ग्रामीण शहरी लोगों के मानवीय बौद्धिक संप्रदाय, जिसका उपयोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने में, यानी बोलचाल में होता है तो गाँव के ही लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं। समझे, आगे लिखा हुआ है कि ऐसा ज्ञान जो किसी स्थान विशेष का अवलोकन करने में विशेष रूप से पाया जाता हो तथा स्थानीय विशेषताएं एवं सूचनाओं पर आधारित होता है, उसे स्थानीय ज्ञान कहते हैं। स्थानीय ज्ञान को सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, क्योंकि स्थानीय ज्ञान को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाता है, यानी जहाँ रहेगा वहीं से समझ सकते हैं। स्थानीय ज्ञान ही में विश्वसनीयता का मात्रा कम होता है। स्थानीय ज्ञान के उदाहरण स्थानीय इतिहास, सामाजिक मूल्य, स्थानीय परंपरा, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय कानून। अब आते हैं स्थानीय ज्ञान की विशेषता। लिखा है स्थानीय ज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित है। स्थान विशेष के अवलोकन से प्राप्त ज्ञान स्थानीय ज्ञान होता है। स्थानीय ज्ञान का विकास अस्तित्व के संघर्ष के कारण हुआ है। स्थानीय ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने के कारण बिना उपयुक्त एवं व्यवस्थित दस्तावेज के विद्यमान होता है। स्थानीय ज्ञान कई क्षेत्रों में बहुत फायदेमंद भी होता है, जैसे पशु चिकित्सा,
कृषि कृषि चिकित्सा वन तथा प्राकृतिक संपदा संसाधनों का प्रबंधन, आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा सामाजिक संरचना क्षेत्र में। स्थानीय ज्ञान राष्ट्रीय विकास की दिशा तथा दशा का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करता है। स्थानीय ज्ञान जैसा होगा किसी देश के विकास की दिशा तथा दशा वैसा ही निश्चित होगा। स्थानीय ज्ञान ही सार्वभौमिक ज्ञान का आधार बनते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान इन्हीं स्थानीय ज्ञान से मिलकर बनते हैं। परंपरागत ज्ञान या स्थानीय ज्ञान संपूर्ण समुदाय में संपूर्ण समुदाय में एक समान प्रेषित नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय ज्ञान को हस्तांतरित करने का कोई औद्योगिक तरीका नहीं है। अब देखते हैं सामाजिक संरचना, सामाजिक आर्थिक स्थिति, व्यापार, हैसियत आदि कारण स्थानीय ज्ञान को प्राप्त करने के स्रोतों में भिन्नता आ जाती है। क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण स्थानीय ज्ञान का प्रयोग सीमित हो गया है। इससे स्थानीय ज्ञान के अनुसार सूरज के कारण पड़ने वाले परछाई को देखकर समय निर्धारित करने की तकनीक क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण सीमित हो गई है। समझे। अब हम लोग आते हैं स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। लिखा है स्थानीय ज्ञान प्रत्ययों, विश्वासों तथा प्रत्यक्षीकरण से संबंधित तथ्य एवं सूचनाएं हैं। स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया कुल 6 चरणों में संपन्न की जाती है। ये 6 चरण निम्नलिखित है। अब आते हैं वो कौन कौन चरण है। पहला प्रक्रिया है कि आसपास के वातावरण का अवलोकन। दूसरा है अपने आसपास की समस्या को देखना। तीसरा आपका है आसपास के वातावरण में उपस्थित संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना। चौथा है आपका कि प्रयुक्त किए जा सकने वाले ज्ञान की वैधता प्रदान करना। फिर आगे है आपका 5वां वैध ज्ञान को परंपरा के रूप में विकसित करना। छठा है परंपरा के रूप में ज्ञान का हस्तांतरण करना। अब आते हैं हम लोग सार्वभौमिक ज्ञान। लिखा है सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज में व्यापक रूप में फैला होता है, और ऐसा ज्ञान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं पर भी आधारित होता है। इसीलिए ऐसा ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान कहलाता है। सार्वभौमिक ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति सभी स्थानों एवं किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर सकता है, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान की विश्वसनीयता अधिक होती है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक या जीव विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, जिस ज्ञान का प्रयोग विश्व के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। सार्वभौमिक ज्ञान के अंतर्गत विश्व स्तर की समस्या मुद्दे पर परिस्थिति, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रौद्योगिकी से लोगों से किसी भी तथ्य को देखने एवं समझने का अलग दृष्टिकोण विकसित होता है। अब आते हैं सार्वभौमिक ज्ञान की विशेषता। सार्वभौमिक ज्ञान की विशेषता निम्नलिखित है। सार्वभौमिक ज्ञान का प्रयोग सभी स्थानों पर होता है। सार्वभौमिक ज्ञान अपनी व्यापकता के कारण किसी भी देश, समुदाय या समाज पर लागू किया जा सकता है। सार्वभौमिक ज्ञान का दायरा बहुत विस्तृत होता है, अर्थात इस ज्ञान का दायरा संपूर्ण विश्व में होता है। सार्वभौमिक ज्ञान निश्चित मानकों पर आधारित होते हैं। निश्चित मानकों से तात्पर्य है कि इस प्रकार के ज्ञान को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि सभी समुदाय, समाज तथा देश के लोग समान रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्र विश्व स्तर पर अपना विकास सार्वभौमिक ज्ञान के आधार पर ही करता है। सामाजिक संरचना, परिस्थिति, संस्कृति आदि की भिन्नता पर भी सार्वभौमिक ज्ञान सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। जैसे किसी भी नई तकनीक का विकास होता है तो उसके बारे में सभी को समान रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है। सार्वभौमिक ज्ञान के प्रयोग द्वारा ही हम विभिन्न देशों से वैश्विक संबंध स्थापित कर सकते हैं। व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक आदि कुछ विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के लिए सार्वभौमिक ज्ञान अत्यंत लाभदायक है। अगला है सार्वभौमिक ज्ञान का हस्तांतरण होने से दिन प्रतिदिन इसके क्षेत्र में विस्तार किया होता है। सार्वभौमिक ज्ञान सामान्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सामान्यीकरण का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक परिस्थिति में एक समान प्रकार के परिणाम आए। अब आते हैं सार्वभौमिक ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया। हम जानते हैं कि सार्वभौमिक ज्ञान का प्रयोग प्रत्येक परिस्थिति में किया जा सकता है। इसकी विश्वसनीयता स्थानीय ज्ञान की तुलना में अधिक होती है। सार्वभौमिक ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला समस्याओं का अवलोकन करना। द्वितीय प्रक्रिया के अधिकांश लोगों के अनुभवों के लिखित रूप में एकत्र करना। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना। चौथा है इस समस्या का सामान्यीकरण करना। 5वां है वैध एवं सार्वभौमिक रूप से प्राप्त परिणाम का प्रयोग करना। अब आते हैं हम लोग मूर्त और अमूर्त ज्ञान। देखिए अमूर्त ज्ञान क्या होता है।
मूर्त अमूर्त ज्ञान कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा ज्ञान जो हमें दिखाई देता है उसे मूर्त ज्ञान कहते हैं। जो चीज़ से मतलब वैसा चीज़ जो चीज़ हमें दिखाई दे उसे मूर्त ज्ञान होता है। और अमूर्त ज्ञान का था जो चीज़ दिखाई नहीं दे उससे हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे अमूर्त ज्ञान कहते हैं। समझे, ये चीज़ तो आप जानते हैं, ये चीज़ हल्का है, ये तो कोई भारी है नहीं। देखिए तो मूर्त और अमूर्त ज्ञान को हम लोग देखेंगे। देखिए मूर्त ज्ञान क्या होता है कि मूर्त ज्ञान भौतिक जगह से संबंधित सूचनाओं और तथ्यों पर आधारित होता है। मूर्त हमारे जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही संग्रहित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह ज्ञान हमारे व्यवहारिक तथा भौतिक जीवन से संबंधित होता है। मूर्त ज्ञान के अर्जन में हमारी इंद्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा यह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। जैसे टेबल कुर्सी आदि वस्तुओं के नाम सोचते हैं, ये सब प्रत्यक्ष बोध होता है। मूर्त ज्ञान की विशेषता देखते हैं। मूर्त ज्ञान की निम्नलिखित विशेषता है। जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है जिनसे संबंधित ज्ञान को मूर्त ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। मूर्त ज्ञान को समझना उनकी व्याख्या करना सरल होता है क्योंकि यह हमारे समक्ष उपस्थित वस्तुओं और घटनाओं पर आधारित होते हैं। छोटी कक्षाओं में मूर्त ज्ञान दिया जाता है ताकि इनसे आसानी से समझा सकते हैं। मूर्त ज्ञान हमारी इंद्रियों के माध्यम से अस्तित्व में आता है। मूर्त ज्ञान अवलोकन तथा सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर आधारित होता है। आगे है अमूर्त ज्ञान। लिखा अमूर्त ज्ञान से आशय ऐसी वस्तु या प्रत्यक्ष के ज्ञान से है जो किसी स्थान या समय विशेष में उपस्थित न हो बल्कि एक विचार के रूप में हो तथा इस प्रकार के ज्ञान को केवल शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता है, तो इसे अमूर्त ज्ञान कहते हैं। जैसे नैतिकता, दया, ईमानदारी आदि। इसकी विशेषता देखते हैं। अमूर्त ज्ञान की निम्नलिखित विशेषता है कि अमूर्त ज्ञान अप्रत्यक्ष तथ्यों तथा सूचनाओं से संबंधित होती है। अमूर्त ज्ञान अमूर्त चिंतन के द्वारा विकसित होता है। यह चिंतन उन वस्तुओं के विषय में किया जाता है जो हमारी आंखों की सीमा से परे होते हैं। उच्च तार्किक क्षमता से ही अमूर्त ज्ञान विकसित होता है। अमूर्त ज्ञान जटिल होता है और यह सरलता से समझा नहीं जाता है। जैसे सत्य, नैतिकता आदि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझा जा सकता। अमूर्त ज्ञान उच्च मानसिक अवस्था में ही संभव है, इसीलिए छोटी कक्षा में अमूर्त ज्ञान दिया जाता है जबकि अमूर्त ज्ञान उच्च कक्षाओं में दिया जाता है। अब आते हैं सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान। एक औपचारिक परिवेश में व्यवस्थित तथा मान्य तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित ज्ञान को सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान किसी प्रत्यय के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित होता है। अब आते हैं सैद्धांतिक ज्ञान के दूसरे अनुभव को क्रमबद्ध संग्रह होता है। एक और जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है ना, दूसरों के अनुभवों को का क्रमबद्ध संग्रह होता है। अब देखते हैं सैद्धांतिक ज्ञान की विशेषता। लिखा है सैद्धांतिक ज्ञान की निम्नलिखित विशेषता है। पहला सैद्धांतिक ज्ञान दूसरे के अनुभवों का क्रमबद्ध संग्रह है। सैद्धांतिक ज्ञान दूसरे की व्यक्तिनिष्ठ खोजों, अनुसंधानों, अनुभवों तथा अवलोकन का सामान्यीकरण करता है। सैद्धांतिक ज्ञान समझ और विश्लेषण क्षमता विकसित करने के उपयोगी होता है। सैद्धांतिक ज्ञान प्रायोगिक ज्ञान के लिए आधार का काम करता है। सैद्धांतिक ज्ञान के स्रोत के रूप में पुस्तक एवं संदर्भ महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान किसी भी विषय के गहन अध्ययन हेतु आवश्यक माने जाते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान का संप्रेषण मॉडल या चार्ट, तुलना, शब्द या वाक्य आधार पर किया जाता है। अब प्रायोगिक ज्ञान देखते हैं, प्रैक्टिकल या व्यवहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोगात्मक पहलू प्रयोग ज्ञान कहलाता है, जिसका प्रयोग कर सकें। आगे है कि प्रायोगिक ज्ञान के विभिन्न परिभाषा। किसी भी कार्य को करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का वास्तविक प्रयोग प्रयोग ज्ञान कहलाता है। किसी कार्य को करने के लिए अनिवार्य कौशल और सूचनाओं का व्यवहारिक प्रयोग प्रयोग ज्ञान कहलाता है। अब आते हैं सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग को प्रयोग ज्ञान कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कार चलाने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया और इस ज्ञान को कार चलाना सीखने में किया, तो वह सैद्धांतिक ज्ञान एक कौशल के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी को हम लोग प्रायोगिक ज्ञान कहते हैं। अब आते हैं व्यवहारिक या प्रयोग ज्ञान की विशेषता। पहला प्रयोग ज्ञान हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। प्रायोगिक ज्ञान प्रयोग करने योग्य होते हैं। प्रयोग ज्ञान कम स्थिति वाले लोगों के लिए कारगर होते हैं। प्रायोगिक ज्ञान दूसरे के ज्ञान के बजाय स्वयं करके सीखने पर अधिक बल देते हैं। प्रायोगिक ज्ञान विषय वस्तु के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित बल है, अनुभव अधिक बल है। प्रायोगिक ज्ञान का सरलता से सीखा जा सकता है।
प्रायोगिक ज्ञान बेहतर समझ को विकसित करता है। प्रायोगिक ज्ञान अभ्यास के माध्यम से सुदृढ़ होता है। प्रायोगिक ज्ञान कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं प्रकरण एवं संपूर्ण गतिविधि। प्रकरण संबंधी ज्ञान उस ज्ञान को कहा जाता है जिसे हम उस विषय कुछ संप्रदायों को ज्ञान रखते हैं। जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम सिर्फ बुद्धि के ज्ञान का मतलब सिर्फ एक ही छोटा मोटा कोई टॉपिक का ज्ञान रखते हैं तो उसे प्रकरण संबंधी ज्ञान करें। जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम सिर्फ बुद्धि के ज्ञान को जान रहे हैं तो यह प्रकरण संबंधित ज्ञान है, अर्थात पुस्तक किसी अंश का ज्ञान प्रकरण संबंधी ज्ञान के अंतर्गत आता है। आगे है संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान। लिखा है संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान के अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान के अंतर्गत प्रकरण का पूरा ज्ञान रखा जाता है। जैसे मनोविज्ञान क्षेत्र में हम बुद्धि, मनोविज्ञान, शाखा, संवेग आदि क्षेत्रगत ज्ञान संपूर्ण ज्ञान संबंधी ज्ञान कहलाता है। अब आते हैं विद्यालय ज्ञान एवं महाविद्यालय। लिखा है छात्र द्वारा औपचारिक रूप से प्राप्त ज्ञान को विद्यालय ज्ञान कहा जाता है, जिसे हम छात्र एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। विद्यालय ज्ञान में शिक्षा के उद्देश्य, पठचर्या और निरीक्षण विधि पहले से सुनिश्चित होते हैं। विद्यालय से बाहर प्राप्त होने वाले ज्ञान को महाविद्यालय ज्ञान, जैसे घर में मिलने वाला ज्ञान, पास पड़ोस से मिलने वाला ज्ञान, समुदाय तथा समाज से मिलने वाला ज्ञान, इंटरनेट पर मिलने वाला ज्ञान, महाविद्यालय ज्ञान अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया जाता है। अब निष्कर्ष हो गया कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान के विभिन्न पहलुओं या पक्ष का अध्ययन करने से हमें ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली है, अतः हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास कराने के लिए बच्चों में ज्ञान के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करवाना होगा। अब आते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए 20-21 में क्या पूछा था, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान कुछ उदाहरणों से समझाएं। समझिएगा तो क्वेश्चन आपका एक ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। अब आते हैं ज्ञान और सूचना में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि आ सकता है। लिखा है ज्ञान प्राप्ति सोच समझकर प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति सोच समझकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सूचना स्वतंत्र रूप से विद्वान आती है, जैसे मन उससे प्राप्त। ज्ञान कौन, देखिए सूचना जो होता है ना, तो हमको क्या करना है, सही मतलब प्राप्त करना है। अगला है कि ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर करता है, तो सूचना तथ्यों एवं संदेशों पर निर्भर करता है। अगला है ज्ञान एक व्यापक संप्रदाय है, सूचना एक संकुचित संप्रदाय है। ज्ञान अमूर्त होती है, सूचना अमूर्त होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक है, सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक नहीं। ज्ञान केवल आंकड़े या तथ्य नहीं है, सूचना केवल आंकड़े या तथ्य है। अगला है ज्ञान में बदलाव आ सकता है, सूचना तथ्य पर आधारित होने के कारण सदैव एक जैसी बनी रहती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है, सूचना प्राप्ति करने के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं। अगला है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना, सूचना विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं को गुजरना पड़ता है। सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी घटना, अवलोकन और प्रतिकरण करना पड़ता है। आगे है कि सूचना हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होती है। ज्ञान हमारे यानी सूचना हमारे मस्तिष्क की बाहर उपस्थित तत्व होता है, जो स्वतंत्र रूप से मौजूद होता है। ज्ञान सूचना के ज्ञान हमारे हो गया ही, ज्ञान सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, सूचना संदेशों के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। आगे ज्ञान अर्थ के साथ सूचना है, सूचना संदर्भ के साथ तथ्य या डाटा है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन एवं मानसिक वृद्धि होती है, सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी प्रकार की मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि नहीं होती है। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है, सूचना के अंतर्गत अर्थपूर्ण जानकारी आवश्यक नहीं है। ज्ञान प्रयोगकर्ता के निहित होता है, सूचना एक प्रकार के संवर्धित है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। देखिए यूनिट 2 में आपका ज्ञान से वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो इसमें हम 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, वही देख लीजिएगा, वही एग्जाम में आने की संभावना है, समझे। पहले ज्ञान का वर्गीकरण देख लेते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज आता है, तो वर्गीकरण आपको मालूम होना चाहिए, समझे। चलिए आते हैं ज्ञान का वर्गीकरण में। देखा विभिन्न इसमें थोड़ा ज्ञान का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, समझे। ज्ञान
विभिन्न विद्वानों तथा मतानुसार के अनुसार ज्ञान को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है ज्ञान प्राप्ति के साधन के आधार पर वर्गीकरण। प्लेटो ने ज्ञान को ज्ञान प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रमुख रूप से तीन प्रकार का बताया था। पहला है इंद्रिय जनित ज्ञान, सेंसरी नॉलेज। दूसरा है अनुभवजन्य या संवितजन्य ज्ञान, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। तीसरा है चिंतनजन्य ज्ञान, जिसे नॉलेज थ्रू प्रॉपर थिंकिंग बोलते हैं। अब इंद्रिय जनित ज्ञान क्या होता है? जब हम अपने इंद्रियों की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उसे इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ। जब इन्हीं के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान कहलाता है। शिशु जब छोटा होता है तो इनकी इंद्रियों के माध्यम से सूचना एकत्रित रहता है, लेकिन केवल शिशु नहीं बल्कि बड़े भी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला इंद्रिय जनित ज्ञान अधिक विश्वसनीय तथा वैध नहीं होती है। समझ गए? अब आते हैं हम लोग अनुभवजन या संवितजन ज्ञान, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। लिखा जब हम अपने वातावरण से अनुभव अर्जित करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे अनुभवजन ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान बहुत बार विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि कई बार घटनाओं को देखने का हमारा दृष्टिकोण हमारे अपने विश्वास और मान्यताओं पर आधारित होता है। चिंतनजन्य ज्ञान। लिखा है जब कोई व्यक्ति चिंतन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे चिंतनजन्य ज्ञान कहते हैं। चिंतनजन्य ज्ञान अधिक वैध तथा विश्वसनीय होता है, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान विश्लेषण के उपरांत प्राप्त किए जाते हैं। अब आते हैं शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण। शंकराचार्य ने भी ज्ञान को 2 भाग में बांटा है, अपरा ज्ञान तथा परा ज्ञान। अपरा ज्ञान इस ज्ञान को हम स्वयं के अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं, विशेषकर जब हम अपने भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए सांसारिक ज्ञान अर्जित करते हैं तो वह अपरा ज्ञान होता है। इस प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं, मानव व्यवहार तथा समाज के साथ अंतःक्रिया से प्राप्त ज्ञान आदि आते हैं। अब आते हैं अपरा ज्ञान बहुत विश्वसनीय तथा वैध नहीं होता है। परा ज्ञान इस प्रकार के ज्ञान को शुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति गुरु, वेद, साहित्य, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से होती है। यह ज्ञान वास्तविक जीवन से आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति में काम आता है। इस प्रकार ज्ञान अधिक वैध और विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इसकी सत्यता की दृष्टि वेद, पुराण, साहित्य एवं उपनिषद आदि में होती है। आगे जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान का वर्णन। जैन दर्शन के अनुसार 3 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। लिखा है मति इस प्रकार के ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता था। इस प्रकार के ज्ञान में वैधता तथा विश्वसनीयता का समान स्तर होता था। श्रुति ज्ञान इस प्रकार का इस किसी के वचन एवं प्रवचन के आधार पर प्राप्त ज्ञान श्रुति ज्ञान कहलाता था। इस प्रकार के ज्ञान अत्यधिक विश्वसनीय तथा वैध नहीं माना जाता था। अवधि ज्ञान इस प्रकार के ज्ञान प्रारंभिक ज्ञान और मन के दीर्घकालीन अवधि से प्राप्त ज्ञान को अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है। यह ज्ञान अंतर्दृष्टि पर आधारित थी। यह ज्ञान अधिक वैध और विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि यह सूझ पर आधारित होता है। अब कांट के अनुसार ज्ञान का वर्गीकरण। कांट ने ज्ञान को 2 प्रकार बताया था, प्रागनुभाविक भाग तथा अनुभाविक ज्ञान। प्रागनुभाविक ज्ञान क्या था? ऐसा ज्ञान जो मनुष्य के अंदर जन्मजात ज्ञान उपस्थित होता है, जो उसके जीवन के प्रारंभिक दिनों में उचित काम आता है, तो उसे प्रागनुभाविक ज्ञान कहते हैं। प्रागनुभाविक ज्ञान को ही मैकडूगल ने सार्वभौमिक ज्ञान कहा था। बात है अनुभाविक ज्ञान। अनुभाविक ज्ञान वैसा ज्ञान होता है जो जन्म देने के उपरांत प्राप्त अनुभव से प्राप्त होता है। यह ज्ञान जीवन भर प्राप्त करने रहते हैं। निष्कर्ष हो गया विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में ज्ञान का वर्गीकरण का बहुत ये तो निष्कर्ष लिख दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान का वर्गीकरण करते हुए यह बताए कि किस किस तरह के ज्ञानों का समावेशन हमारे विद्यालय पठचर्या में होता है। लिखा है हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान धन की तरह जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वो उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान ही समस्त शिक्षा प्रणाली का आधार होता है। जितने भी स्कूल, कॉलेज आदि है सबका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। वर्तमान समय में विभिन्न ज्ञानों का समावेशन हमारे विद्यालय
पटचर्या में किया जाता है। विद्यालय पटचर्या में विद्यालयीन ज्ञान वैसा ज्ञान है जो शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव उपलब्ध करवाए जो उनमें क्रमशः विवेक, उनके ज्ञान के आधार पर मजबूत करे, दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाए तथा उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं में सहयोग करे। विद्यालय में ज्ञान का संगठन एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता है वैसे वैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय में प्रदान किया जाता है ताकि यह ज्ञान आम आदमी के लिए परिचित हो जाए। एक बच्चे के उसका वातावरण अनौपचारिक रूप से बहुत बात सीखता है जिससे उनके माता पिता स्कूल के माध्यम से औपचारिक रूप से सिखाना चाहते हैं, समझे। अब विद्यालय ज्ञान का चुनाव लिखा, समाज एवं शिक्षार्थी के जीवन में विद्यालय ज्ञान का प्रमुख स्थान होने के कारण छात्रों को विद्यालय जाने के लिए कारण प्रदान करता है। विद्यालय शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक बड़ा निवेश है तथा इसके एक अनिवार्य गतिविधि के रूप में माना जाता है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि औपचारिक पाठ्यक्रम के विषय सामग्री द्वारा शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करते हैं तथा जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित होता है। आप देखते हैं कौन कौन ज्ञान होता है। देखिए पहला इसमें आता है भाषा, समझे, भाषा आता है, लिखा है भाषा में आ गया कि भाषा कौशल, बोलना सुनना, पढ़ना और लेखन कौशल जो विद्यालय विषय तथा अनुशासनों से परे हो। ज्ञान की रचना हेतु इन कौशलों की भूमिका होती है। अतः प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक इन कौशलों को पुनर्गठित करने की सहायता होनी चाहिए। नए सिरों से त्रिभाषा सूत्र को प्रयोग में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा को निर्देश के रूप में अपनाया जाए। इसमें आदिवासी भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाए। अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी को भी अपना स्थान खोजने की जरूरत है। भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को विद्यालयीन जीवन के संवर्धन में एक संसाधन में होना चाहिए। अब अगला है गणित। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य औपचारिक और आंतरिक प्रयोग अपेक्षा तार्किक सोचने की क्षमता सृजित करना तथा अमूर्तता को संभालने की क्षमता आदि होना चाहिए। गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को सोचने और तर्क करने की क्षमता को बढ़ाए, जो अमूर्तता को कल्पित करे तथा उसे संभालने योग्य बनाए, समस्याओं को सुरक्षित तथा उसका समाधान करे। गणित की गुणवत्ता शिक्षा तक पहुँच पर सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। विज्ञान शिक्षण की विषय वस्तु, प्रक्रिया तथा भाषा शिक्षार्थियों की जब उस उम्र सीमा तथा संज्ञानात्मक पहुँच के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण प्राप्त करने में शिक्षार्थियों को उन विधियों तथा प्रक्रियाओं को संलग्न करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण से संबंधित उनकी जिज्ञासा तथा रचनात्मक को पोषण हो सके। विज्ञान शिक्षण को विद्यार्थी के पर्यावरण संबंधी व्यापक संदर्भ में रखा जाना चाहिए ताकि आवश्यक ज्ञान तथा कौशलों के साथ कार्य की दुनिया में प्रवेश कराया जा सके। संपूर्ण विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु की अवधारणा समझ की तरह ध्यान केंद्रित करने की अवधारणा है, बजाय इसके कि तथ्यों को परीक्षा हेतु याद किया जाए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चों में सामाजिक मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता तथा पुनर्वर्धित करने की योग्यता विकसित करे। लिंग न्याय, मानवाधिकार तथा हाशिए पर रखे गए समूहों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय को अंतर विषय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नागरिक शास्त्र को राजनीतिक ज्ञान के रूप में प्रगति किया जाना चाहिए। छात्रों को अतीत की अवधारणाओं तथा नागरिक पहचान बनाए रखने हेतु इतिहास के महत्व को एक आकार देना चाहिए, समझे। अगला यह कार्य पूर्व प्राथमिक स्तर के प्राथमिक शिक्षा स्तर तक संभावित ज्ञान अर्जन, विकासशील मूल्यों और कई कौशलों को विद्यालय पाठ्यक्रम में गठित करने की आवश्यकता है। अब हो गया कला स्कूल के पाठ्यक्रम में कला और विरासत शिल्प को अभिन्न घटक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। माता पिता, स्कूल के अधिकारी और प्रशासकों के बीच व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं संदर्भ अनुभूति आवश्यकता के प्रति जागरूकता निर्मित किया जा सके। स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर एक कला का एक विषय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शांति कि विद्यालय अवधि में सभी विषय में शांति उन्मुख मूल्यों से संबंधित क्रियाकलापों की सहायता में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। शांति शिक्षा को शिक्षक शिक्षा में एक आवश्यक घटक रूप में होनी चाहिए। अगला है शारीरिक एवं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। लिखा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के समग्र विकास की आवश्यक है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सफलतापूर्वक विभिन्न मुद्दे जैसे नामांकन, धरना, स्कूल में छूट दिया गया है। तो अब आते हैं हम लोग
यूनिट 3 का लास्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, किस आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं ज्ञान एक चुंबक की भांति, ये इंट्रोडक्शन है, आप सब में यही इंट्रोडक्शन लिखिएगा, समझे। सेम इंट्रोडक्शन इसमें भी होगा, समझे। अब आते हैं हम लोग, ज्ञान को वर्गीकृत इसलिए करना चाहिए कि ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि हम सभी ज्ञान का अध्ययन एक ही साथ करेंगे तो ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। आगे ज्ञान वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानव को माना जाता है, जो अपनी आवश्यकता के आधार पर ज्ञान को वर्गीकृत करता है। अब ज्ञान को वर्गीकृत कौन कौन करता है, तो आइए हम लोग आते हैं कौन कौन ज्ञान का है। तो देखिए ज्ञान के कौन कौन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया किस आधार पर संपन्न किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञान का वर्गीकरण ज्ञान की भांति एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए ज्ञान आधारों का चुनाव करना जिससे वह वर्गीकरण सफल बना सके, समझे। कौन कौन होता है, दार्शनिक आधार पर। लेकिन ज्ञान का वर्गीकरण का आधार दार्शनिक आधार को माना जाता है। दार्शनिक विचारधारा का अस्तित्व समाज में ही न हो, परंतु ज्ञान के विकास एवं संगठन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में एक छात्राध्यापक को आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवादी विचारधारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इसका उपयोग अपने छात्राध्यापक द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। लिखते। दूसरा, सामाजिक आधार पर भी ज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है। ज्ञान के वर्गीकरण प्रक्रिया सामाजिक मान्यता एवं परंपरा के आधार पर भी संपर्क। जैसे भारतीय समाज में प्रत्येक विभाग अपने बालकों को सामाजिक कुशलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेजते हैं, जिससे समाज में सम्मान प्राप्त हो सके। इस आधार पर विद्यालय में पाठ्यक्रम का स्वरूप विद्यार्थियों को वर्गीकरण के उस रूप में होना चाहिए जैसे कि सामाजिक नियम एवं परंपरा के अनुरूप हो, समझे। अब आते हैं राजनीतिक आधार। ज्ञान के में राजनीतिक व्यवस्था एवं नीतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, समझे। पढ़ लीजिएगा, इसको हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, बोलते बोलते मुंह दर्द होने लगा। अगला है प्राकृतिक आधार। प्राकृतिक आधार पर ज्ञान के वर्गीकरण में प्राकृतिक व्यवस्था भी सम्मिलित करनी चाहिए। प्राकृतिक व्यवस्था में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग वर्गीकरण संबंधित उचित रूप से किया जाना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों को प्राकृतिक विज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब उन्हें बताना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, समझे। अगला आर्थिक वाला पढ़ लीजिएगा, समझे। फिर नैतिक विकास है, मानवीय आधार है, समझे। तो आर्थिक करते हैं। आर्थिक विकास देख लीजिएगा, रोक दिए। फिर उसके बाद नैतिक आधार है, समझे। इसको भी थोड़ा रोक देते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो करना है। फिर उसके बाद मानवीय आधार है, फिर है आध्यात्मिक आधार है, सार्वभौमिक आधार है, सांस्कृतिक आधार है, धार्मिक, जो भी है 5-6 को लगे उसको लिख दीजिएगा। हम थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं सब भी लिखने के लिए। ये सार्वभौमिक आधार हो गया, सांस्कृतिक आधार हो गया, धार्मिक आधार हो गया, वैज्ञानिक आधार हो गया, ये सब हो गया, समझे। तो आपका यूनिट 1-2 खत्म हो गया सीएट का। दूसरा पार्ट में आपका यूनिट 3, 4, 5 बनाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, समझे। तो यूनिट 2, 3, 4, 5 दूसरा वीडियो, समझे। थैंक यू।